Friends, good morning. Now friends, Ind AS 18, very conceptual, logical and important. So make the heading Ind AS 18, revenue. Friends, आपको पता हो तो पहले AS 9 हुआ करता था जिसका नाम था रेवेन्यू रिकॉग्निशन. अभी रिकॉग्निशन हटा दिया है. तो फ्रेंड्स, लोगों को लगा कि अभी रेवेन्यू अकेला रहेगा, रिकॉग्नाइज नहीं करना है. फ्रेंड्स, बी वेरी प्रैक्टिकल. हर चीज को लॉजिकल सोचो. हाँ, नाम डेफिनेटली रेवेन्यू है, इसका रिकॉग्निशन नहीं है, बट इट नॉट मीन कि रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज नहीं करना है. फ्रेंड्स, रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इंड AS 18 बनाया गया है. तो फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज रेवेन्यू. तो फ्रेंड्स, एक सिंपल वर्ड में आप बोलो तो जहां से भी आप पैसा कमाते हो, जैसे एग्जांपल के लिए आप कोई बिजनेस करते हो, गुड्स सेल करते हो, वहां से आप पैसा कमा सकते हो. कहीं आप सर्विस देते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, हम लोगों के रिटर्न फाइल करते हैं, लोगों के फाइनेंशियल एडवाइजरी करते हैं, वो हमारी सर्विस है, वहां से हम पैसा कमाते हैं. तो रेवेन्यू का मतलब जहां से पैसा आ सकता है. सिंपल वर्ड. अब क्वेश्चन कि रिकॉग्निशन जो नहीं है अभी, बट उसका मीनिंग तो यहां पे भी है, तो व्हेन वी शुड रिकॉग्नाइज इट. तो फ्रेंड्स, एकदम सिंपल वर्ड में बताना कि कब इसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए. तो सिंपल, व्हेन इट्स कंफर्म. हमको पता चल गया कि भाई ये सेल पक्का हो गया है, रिकॉर्ड कर लो. आप बोलोगे सर ऐसे कैसे, डायरेक्टली आपने बोल दिया. तो फ्रेंड्स, एकदम ऐसे ही सोचना है, इतना ही डायरेक्ट इंड AS है. जैसे एग्जांपल बताता हूं, चलो आपको एकदम कॉमन सेंस लगा के बताना मेरे को कि वेदर वी शुड रेवेन्यू इज कंफर्म और नॉट. आई कम ऑन द टेक्निकल वर्ड ऑल्सो, डोंट वरी, बट आई जस्ट वॉन्ट कि आपको ये पता रहना चाहिए कि ये इंड AS 100% लॉजिकल है. और फ्रेंड्स, इसमें से एक क्वेश्चन एटलीस्ट ऑल्टरनेट एग्जाम में आएगा, याद रखना. एंड फ्रेंड्स, ये इंड AS पहले भी बहुत फेमस हुआ करता था, AS 9 जब था, और आज भी है. और इसके अंदर इंस्टीट्यूट ने इतना अच्छा आपके मॉड्यूल के अंदर अराउंड 20+ क्वेश्चन दिए हुए हैं. फ्रेंड्स, हम सारे क्वेश्चन करेंगे. परफेक्ट. तो एक एग्जांपल पूछता हूं आपको, आप बताना मेरे को कि सेल कंफर्म हो गया कि नहीं हुआ. जैसे एग्जांपल के लिए आप सपोज शॉपिंग करने गए, आपने ऐसी कोई दुकान पे गए और आपने देखा कोई सामान अच्छा लगा आपको, बोला भैया इसको एक साइड में रख दीजिए, मेरे को अभी थोड़ा और काम है, मैं और मार्केट में घूम के आता हूँ, उसके बाद में आता हूँ या आती हूँ, उसके बाद में आप मेरे को, मैं इससे सामान आपसे ले जाऊंगी. बंदा बोला ठीक है साहब, आ जाइए. क्या उसको सेल मान लेना चाहिए उसको? तो आंसर आता है फ्रेंड्स, ऑब्वियस नो. अरे आप बोल के गए हो, पता क्या आए कि नहीं आए. आपने बोला साइड में रखो, इवन वो भी आपका हो सकता है घंटा 2 घंटा साइड में रख के रखेगा, बाद में बोलेगा भैया भरोसा क्या वो आए कि नहीं आए, कोई दूसरा कस्टमर आया अच्छा पसंद आया तो वही भेज देंगे. और अगर तुम पहुंच भी गए सपोज दूसरे दिन या कभी, तो बोल देंगे सर आप कंफर्म तो करके गए नहीं थे सर, लेना है और तो मैंने किसी और को दे दिया. वही सपोज सेकंड केस लेते हैं. सेम केस में आप घूमने गए या शॉपिंग करने गए, आपने देखा दुकान में अच्छा सामान लगा, आपने बोला भैया कितने का है, तो उसने बताया सपोज 500 रुपए का. आपने बोला लो सर 500 रुपीज, मेरा बिल बना दीजिए, लेकिन क्या है मेरे को थोड़ा सा काम है, ये मैं सामान लटका के कहाँ घूमूंगा, आप इसको अपने पास ही रख लीजिए, मैं 1-2 घंटे बाद आके ले जाऊंगा. अभी भी उसके पास ही है, बट नाउ क्या हो जाएगा, नाउ इट्स बिकम सेल. वो जो शॉपकीपर है वो डेफिनेटली उसको अभी रिकॉर्ड कर सकता है. वो बोलेगा कि ठीक है भाई, बंदा पैसा दे दिया है, बिल बन गया है, रिस्क एंड रिवर्ट ट्रांसफर हो चुके हैं, अब मेरे को कोई टेंशन नहीं है, मेरे घर में पोजीशन में जरूर रखा है, बट बंदा लेके जाएगा. अब अगर कोई और आ जाए और उसको बेच दे, ये पॉसिबल नहीं हो सकता है. तो फ्रेंड्स, ऐसा ही होता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन. हमको ऐसा ही सोचना है कि जब हमको कंफर्मेशन लगे कि नहीं अभी इसका कंफर्मेशन हो गया है, नाउ इट कैन बी सेल, और सामने वाला रिस्क उसके रिवर्स ट्रांसफर कर चुका है, तब उसको रेवेन्यू
रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, देयर आर लॉट ऑफ केस, अ लॉट ऑफ मेथड, यहां पर अलग अलग केस, अलग अलग सिचुएशन बन सकती है। इसके लिए ए इंडेस बनाया है कि आपको सब क्लियरिटी आ जाए। ओके, नाउ फ्रेंड्स, टेक्निकल टर्म में अगर बात करें हम, तो रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज व्हेन रिस्क एंड रिवर्ट आर ट्रांसफर एंड द रिलायबल एस्टिमेशन ऑफ इनफ्लो कैन बी फाइंड और कैन बी जनरेटेड। मींस हमको थोड़ा सा एक रिलायबिलिटी मिल जाए कि इतना इनफ्लो आएगा। जैसे एग्जांपल के लिए भी सेल भी करना है, लेकिन सेल का आपको ही नहीं पता कितने में करना है, तो भी आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हो। सो इसके लिए उसका रिस्क रिवर्स ट्रांसफर होना जरूरी है, प्लस उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके जो फंड है, वो रिलायबल एस्टिमेशन किया जाना चाहिए, तभी हम उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ओके एंड फ्रेंड्स, कहां से रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, तो इसके लिए इन्होंने 3 सोर्स मेन बताए हैं। सबसे पहला सेल ऑफ गुड्स, जो हम बिजनेस बोल सकते हैं। सेकंड, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, एंड थर्ड इज यूसेज ऑफ आवर रिसोर्सेज टू अर्न इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट एक्सेट्रा। आई रिपीट, वन इज सेल ऑफ गुड्स, सेकंड rendering of services, and third utilizing of our resources like earning interest, dividend, rent etc, royalty बराबर। एंड फ्रेंड्स, कहां से इनकम अगर जनरेट होती है, आपसे अगर सिंपल वर्ड में पूछें तो इनकम हेड होते हैं ना टैक्स के अंदर, 5 हेड। तो फ्रेंड्स, ये पांचों हेड कहीं ना कहीं इनकम सोर्स हैं, वो पांचों को यहां पर 3 में समराइज कर दिया है। ओके, सो फ्रेंड्स, हम लोगों को इन तीनों हेड से इनकम कब रिकॉग्नाइज करना चाहिए, वो तीनों का हमको डिटेल में डिस्कस करना है। और वो आपको जब समझ आ गया, उसके लिए फैक्टर एक ही है कि आपको कॉमन सेंस लगाना है कि कंफर्म हो चुका है क्या, तो आपको इमीडिएटली रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, इसके टेक्निकल टर्म फ्रेंड्स आपके मॉड्यूल के अंदर बहुत अच्छा बना के दिया हुआ है, मैंने ये भी इसमें लेके रखा हुआ है फ्रेंड्स। ये देखो, लाइक if you see module first page itself, they had given revenue from sale of goods. They had given the Ind AS 18 revenue has 3 sources. Revenue from goods, you can see this, revenue from rendering of services, right, and revenue from interest and royalty, that is nothing but the income which we earn through interest and by using our resources basically, right. And then in this area there are a lot of criteria, but in simple word, when there is goods, then they say कि it should be risk and significant risk and reward should be transfer, because जब यहाँ पर हम लोग गुड्स ट्रांसफर कर रहे हैं, तो सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवर्ड ऑनरशिप शुड बी ट्रांसफर इन केस ऑफ गुड्स, बट इन केस ऑफ सर्विस वो नहीं है। बाकी के सबके लिए reliable measurements of revenue should be there, बरोबर। then probable economic benefit डेफिनेटली मिलना चाहिए, तभी हम उस सर्विस को लेंगे। अगर हम कोई गुड्स परचेज कर रहे हैं तो हमको उसका कुछ फायदा मिलेगा, तभी तो अपन परचेज करेंगे, नहीं तो क्यों परचेज करेंगे, बराबर है। सो दीज रिलायबल मेजरमेंट कॉस्ट, उसका मेजरमेंट कॉस्ट भी रिलायबल होना चाहिए, एस्टिमेट किया जा सके कि उसको करने के लिए क्या खर्चा आने वाला है, तभी तो उसके अगेंस्ट में हमको रेवेन्यू मिलेगा। सो ये तीनों जो पॉइंट हैं, ये तीनों पॉइंट यू कैन से कॉमन फॉर ऑल 3 सोर्सेस। कौन कौन से? रिलायबल मेजरमेंट ऑफ रेवेन्यू होना चाहिए, प्रोबेबल इकोनॉमिक बेनिफिट होना चाहिए, एंड उसके लिए कुछ कॉस्ट इनकर्ड होनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, सो नाउ आता है कि क्या ये इंड एस जो है वो सबके लिए एप्लीकेबल है, तो बताते हैं नहीं। जिनके लिए स्पेसिफिक इंड एस बनाए हुए हैं उसके लिए ये इंड एस एप्लीकेबल नहीं है। तो फ्रेंड्स, वो कौन कौन से हो सकते हैं, तो देखो उन्होंने भी आपको बहुत अच्छा बना के दिया है फ्रेंड्स इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के अंदर। दे हैड गिवन अराउंड 6-7% फॉर विच इट इज नॉट एप्लीकेबल, बिकॉज उनके लिए सेपरेट इंड एस एप्लीकेबल हैं या सेपरेट गाइडलाइंस अवेलेबल है। जैसे कि सबसे पहला लीज एग्रीमेंट, उसके लिए इंड एस 17 होता है फ्रेंड्स, उसके अकॉर्डिंग उसका वैल्यू किया जाएगा। देन डिविडेंड अराइजिंग फ्रॉम इन्वेस्टमेंट अकाउंटेड अंडर इक्विटी मेथड, इंड एस 28, तो उसके लिए सेपरेट एप्लीकेबल है। सो दीज आर नॉट एप्लीकेबल, दे नॉट डील विद द
अराइजिंग फ्रॉम दिस पार्ट। फिर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, उसके लिए 104 है इंडेस। चेंज इन फेयर वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड लायबिलिटीज अदर देन डिपॉजिट, उसके लिए इंडेस 109 फ्रेंड्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। देन चेंज इन द वैल्यू ऑफ अदर एसेट्स, then initial recognition of change in fair value of biological assets related to agricultural activity and initial recognition of agricultural production, Ind AS 41। आपको पता होगा फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर जब हमने किया था तो Ind AS 41 के अकॉर्डिंग जो इनकम बायोलॉजिकल एसेट्स होती है वो उसके लिए सेपरेट Ind AS बनाया हुआ है। और एक्सट्रैक्ट ऑफ मिनरल ऑरियस, इसके लिए भी वो एप्लीकेबल नहीं है। ओके फ्रेंड्स, नाउ फ्रेंड्स, ये सारी चीजें कि हमको किसके लिए एप्लीकेबल है किसके लिए नहीं है, वो चीजें हमने अपने वर्ड्स में लिख के भी रखी हुई है। वो भी मैं आपको एक बार रीड कराऊंगा फ्रेंड्स, क्योंकि वो जो चीज है आपको याद हो तो मैंने प्लानिंग के 3 पार्ट आपको बताए थे। सबसे पहला कनेक्टिविटी, देन 80% कॉमन जो हमको हर एक क्वेश्चन में रिपीट होना चाहिए, एंड थर्ड जो फ्यूचर में कैसे उसको याद रखना है उसके लिए नोट्स भी जरूरी है। बराबर। इसके नोट्स भी मैंने बनाकर रखे हैं, वो भी आपको एक बार मैं रीड करवाऊंगा। तो अभी आता है फ्रेंड्स, ये इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया, कहां कहां से रेवेन्यू आ सकता है, कैसे उसको रिकॉग्नाइज करना है और किस किस पे एप्लीकेबल नहीं होता है। अगर आपको याद हो तो हमने कोई भी इंड एस सीखने के लिए 4 स्टेप के बारे में डिस्कस किया था। हम 4 चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे हर एक एएस में, इंड एस में। सबसे पहला उसका इंट्रोडक्शन जो हो चुका है, सेकेंड एप्लीकेबिलिटी। अब थर्ड आता है स्पेसिफिक क्राइटेरिया फॉर ईच आइटम। जैसे कि अभी हम लोगों ने 3 सोर्स की इनकम की बात की, कौन कौन से? रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज एंड यूटिलाइजिंग ऑफ रिसोर्सेस like interest, rent, royalty, etc. So now friends, question is कि इन सब सोर्स से इनकम कैसे रिफ्लेक्ट होगी और कैसे हम दिखाएंगे। तो इंडिविजुअल बात करना चालू। नाउ फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ों का हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कहाँ कहाँ से इन तीनों सोर्सेस में पॉसिबिलिटी हो सकती है जहां वो घुमा सकता है और हमको कंफ्यूजन हो सकता है कि हम कैसे रिकॉग्नाइज करें। तो वो रिकॉग्नाइज करने का एकदम सिंपल सिस्टम है कि जैसे ही हमको कंफर्मेशन लग जाएगा कि भाई कंफर्म हो गया है, तभी हम उसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे। अब उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट केसेस बनाए हैं, जैसे बाय एंड होल्ड, सेल। तो पहले हम सेल की बात करते हैं, सेल ऑफ गुड्स। तो उसके लिए अलग अलग सिचुएशन है। अगर बाय एंड होल्ड है मतलब क्या हुआ कि सामने वाले को बाय तो कर लिया लेकिन होल्ड करके रखा हुआ है, तो फिर हमको कब रिकॉग्नाइज करना चाहिए? नॉर्मली इन केस ऑफ बिल जनरेट हो चुका है तो हमको रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए, लेकिन समटाइम जैसे कि डिलीवर्ड हो जाना चाहिए तब रिकॉग्नाइज करना चाहिए। तो उसके लिए सिचुएशन जैसा बताएगा हम फॉलो कर देंगे। बराबर। ऐसे ही सपोज हम लोगों ने कुछ गारंटी सेल की हुई है, तो गारंटी सेल में गारंटी जब एक्सपायर हो जाएगी तब रिकॉग्नाइज करना चाहिए, लेकिन बोलते हैं नहीं, ऐसे केस में अगर एक रीजनेबल टाइम एक्सपायर हो जाए तब भी उसे रिकॉर्ड किया जा सकता है, क्योंकि गारंटी सेल में हमको वापस करना पड़ता है गुड्स अगर बराबर नहीं होता है। ऐसे ही वारंटी सेल, ऐसे ही और डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन। तो हम हर एक सिचुएशन का एक प्रॉपर वे में एक्सप्लेनेशन लेते जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर प्रैक्टिकल्स हम बहुत सारे हैं, हमको सारे प्रैक्टिकल्स हम करने हैं। बट लॉजिक हमको यही लगाना है कि जब रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाए और जो मेजरेबल और रिलायबल जो इनफ्लो है वो हमको एक अमाउंट मिल जाए कि भाई इतना इनफ्लो होगा, तब उसको रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीजों के लिए मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, एक बार मैं वो भी आपको रीड करवाते जाता हूं जिससे ये सब क्लियरिटी आता जाएगा। फ्रॉम इंट्रोडक्शन ऑनवर्ड वी विल रीड। ओके, सो आई जस्ट ओपन इट, आप भी रीड करिए, मैं भी रीड करता हूं साथ में, ठीक है? यस। सबसे पहले इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 revenue means income or sale from where we earn money either by rendering of services or by sale of goods or as increase or income as interest or royalty. बरोबर? So when is this revenue to be recognized? Question mark. So answer is
there are many situations when revenue arise. In simple word, many situations where revenue can arise, but in simple word we should recognize when it is confirmed. बरोबर. सो confirm एक बार हो गया, वैसे ही हमको recognize कर लेना चाहिए. Yes. So once it is confirmed, we should recognize. There are many situations when revenue arise. In simple words, once income is confirmed, we should recognize it whether we receive money or not is in consideration. Means it's not mandatory कि हमको कैश मिलना ही चाहिए, मिला हो ना मिला हो, अक्रूअल सिस्टम भी हम फॉलो करते हैं, तो उस बेस पर हमको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए. ठीक है. In technical term, we should recognize. It's readable, friends? Yes. In technical term, we should recognize once transfer of significant risk and reward takes place. Right? Reliable measurement of revenue is possible, probable. Economic benefit can be ascertained. Reliable measurement of cost impossible, etc. If all these things happen, then we should confirm. Yes, we should recognize the revenue. But we will discuss all case separately. इस तीनों केस हमारे जो हैं सेल्स के रेवेन्यू रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज विल डिस्कस सेपरेटली. फाइन. नाउ एप्लीकेबिलिटी फ्रेंड्स, हमने जो रीड किए थे आपको याद हो, लीज एग्रीमेंट के लिए इंडेक्स 17 से एप्लीकेबिलिटी के ऊपर लिखा दिया है आपको. नाउ मेन पॉइंट, तो उसमें अंदर सबसे पहला है रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू. सो कब रिकॉग्नाइज करना चाहिए? सो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम वेयर we can generate income. These are sales of goods, rendering of services, or use of utility assets, yielding interest, royalty, dividend, etc. For all these 3 things, we have separate rule, but overall common rule is we should recognize the revenue once it is confirmed, but loss can be recognized on estimation basis as we follow कंजर्वेटिव सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग. तो फ्रेंड्स, अगर लॉस है तो वो हम एस्टिमेशन बेस पे भी कर सकते हैं, लेकिन रेवेन्यू को कंफर्म होना जरूरी है. कंफर्म इस ऐसा नहीं कि सामने वाला फोन करके बोला भाई बराबर मैंने ले लिया है. जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया, अगर उसने सेल कर दिया, उसने बिल बना दिया, उसने पैसा दे दिया, तो कंफर्म हो गया सेल. हमको तब रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए. एंड फ्रेंड्स, वन मोर थिंग, जैसे आपको याद हो तो हम हमेशा इनकम को ग्रॉस बेस पे दिखाते हैं. इनकम टैक्स में भी आपने देखा होगा, सपोज सैलरी आपको मिलती है, सैलरी टीडीएस कट के हाथ में आती है, तो हम कितना दिखाते हैं सैलरी इनकम? टीडीएस के बाद दिखाते हैं कि ग्रॉस दिखाते हैं? ऑलवेज ग्रॉस. तो यहां पे भी फ्रेंड्स ग्रॉस इनकम का ही कॉन्सेप्ट है कि आपको इनकम शुड बी शोन ऑन ग्रॉस बेसिस. ओवरऑल इनकम नहीं दिखानी है, मींस नेट इनकम नहीं दिखानी है, ग्रॉस बेस पे दिखानी है. यानी सपोज आपका ₹1,00,000 का पगार है और आपको हाथ में 80,000 रुपये मिलता है, तो आपको 1 लाख ही दिखाना है, क्योंकि 20,000 जो आपका डिडक्ट हुआ है इधर टीडीएस और सम अदर फंड में, तो वो आपकी इनकम तो है. तो इनकम हमेशा ग्रॉस बेस पे दिखाई जाती है, इन शॉर्ट. ओके, फाइन. नाउ बट वी हैव टू सेपरेट रूल फॉर द एडिशन, मतलब एवरीथिंग. ओके, so first let me start with sale of goods. Sale of goods should be recognized once the significant risk and reward of ownership are transferred and revenue can be measured reliably at gross amount. ये देखो फ्रेंड्स, स्पेशली मेंशन किया हुआ है ग्रॉस अमाउंट. ग्रॉस अमाउंट पे ही उसको वैल्यू करना चाहिए. फॉलोइंग केस आर पॉसिबल. सबसे पहला सिचुएशन और फिर केसेस. अब मैं आपको सारे सिचुएशन बता रहा हूं एक एक करके, जिससे आपको एक क्लियरिटी आ जाएगी कि उसको कब रिकॉग्नाइज करना चाहिए. तो पहला सिचुएशन है फ्रेंड्स, बिल एंड होल्ड. माने हमने बिल बना दिया है लेकिन होल्ड कर रखा है गुड्स को. तो इसका मतलब क्या हुआ? इन बीच डिलीवरी इज डिलेड एट द रिक्वेस्ट ऑफ द बायर. हम दुकान पे गए थे, हमने बोला भैया हमको अभी थोड़ा और काम है, तुम ये गुड्स को अपने पास ही रख के रखो, मैं थोड़ी देर बाद के ले जाऊंगा. तो इसका मतलब बायर की रिक्वेस्ट पे रख के रखा है. तो ऐसे केस में रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने के 2 ऑप्शन बताए उसने. एक तो डिलीवर्ड हो जाए उस बेत के बाद, लेकिन अब बायर की रिक्वेस्ट पर है तो हमको क्या तकलीफ है? वी कैन रिकॉग्नाइज. ओके, फाइन.
So friends, revenue should be recognized immediately on billing, subject to the fact that all risk and reward are transferred to the buyer. बराबर बात है, रिस्क रिवॉर्ड तो ट्रांसफर हो ही जाने चाहिए। अगर उसने कंडीशन रख दी है कि भाई ये पर्टिकुलर चीज है मेरी ऐसी रहनी चाहिए या हो जाना चाहिए या ऐसा खराब हो गया तो मैं नहीं लूंगा, ऐसा कोई सिचुएशन है तो अलग बात है। अदरवाइज बायर बोलेगा भाई तू लेके जा, तेरा सेलर बोलेगा तू लेके जा भाई अपना गुड्स, आपने ले लिया है तो मैं तो खाली आपकी हेल्प कर रहा हूँ। आपने बोला ना कि आप मार्केट में और शॉपिंग करने जा रहे हो तो आप कहाँ पे लेके फिरोगे, चलो यहाँ पे रख के जाओ, कोई बात नहीं, और भी सामान रख दो आपका पुराना कहीं से और खरीद के लाए हो तो। बराबर ऐसा भी होता है ना कई बार। यस, हमने कहीं और शॉपिंग कर रखी है, इस पे हमको लगा थोड़ी बड़ी दुकान अच्छा शॉपिंग है भाई, तो ये हमारे चला पहचान का भी है तो इससे सामान भी लिया, इसका भी सामान यहाँ पे रख दिया और अपन कहीं और से लाए वो भी सामान यहाँ पे रख दिया। तो इट इज व्हाट, इट इज वी हैड पुट दैट गुड्स ऑन अवर रिस्क बेसिस। तो इसके लिए हमको सेलर के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेलर उसको रिकॉग्नाइज कर सकता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, नेक्स्ट सिचुएशन, गुड्स शिपमेंट सब्जेक्ट टू कंडीशन लाइक, आपको कोई शिपमेंट किया है सब्जेक्ट टू कंडीशन। जैसे एग्जांपल के लिए हम एसी परचेज करते हैं तो एसी का जब तक इंस्टॉलेशन नहीं हो जाता हम उसको यूज कैसे करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो सेल हुई है, उसमें कंडीशन लिखी हुई है। वो कंडीशन क्या क्या हो सकती है, लेट्स रीड। सबसे पहली इंस्टॉलेशन एंड इंस्पेक्शन, यानी कि वो बोला गया है कि इंस्टॉलेशन और इंस्पेक्शन करना है उसका, तब जाके वो कंफर्म होगा। आज एसी जब तक चल नहीं जाएगा, जब तक बराबर नहीं हो जाएगा, तब तक हम कंप्लीट नहीं मान सकते। तो ऐसे केस में वो मानेगा कि वो सेल रिकॉग्नाइज जब होना चाहिए जब सामने वाला उसको एक्सेप्ट कर ले, जब वो इंस्टॉल हो जाए। सो रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज नॉट ऑन बिलिंग बेसिस, नॉट ऑन सेल बेसिस, बट वंस इट इज इंस्टॉल्ड एंड कस्टमर सेटिस्फाई। ओके सर, बराबर चल रहा है, आप अपना पक्का बना लीजिए, ये पक्का सेल हो गया। ओके, सो देखो इन्होंने लिखा है when buyer has accept delivery and installation is done, perfect। on approval of buyer means जिसको हम बोलते हैं sell on approval basis, so right to return is he have, so once either he accept the goods or maybe the reasonable time is expire, then he can record the revenue. See, he say when buyer accept or time expire, clear, fine। नाउ कंसाइनमेंट सेल फ्रेंड्स, तो कंसाइनमेंट आपने सीखा होगा, कंसाइनमेंट भी आपके सीपीटी में हुआ करता था। एनीवे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट क्वेश्चन की जो कंसाइनमेंट सेल होती है जब तक वो फर्दर सेल नहीं कर देता हम उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। क्लियर? सो वी कैन से व्हेन कंसाइनी सेल द गुड्स। कैश ऑन डिलीवरी सेल, सो व्हेन डिलीवरी इज डन, होता है ना जब अपन कई बार फ्लिपकार्ट अमेजोन से परचेज करते हैं तो वो लोग कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन रखे हुए हैं, तो उनको वो जब डिलीवरी हो गया, कैश मिल गया, उनको तब रिकॉग्नाइज कर सकते हैं सब्जेक्ट टू गारंटी ऑल्सो, क्योंकि उनको राइट होता है, हमको राइट होता है कि हम 10 डेज 15 डेज के अंदर उसको वापस कर सकते हैं। तो उस पीरियड के एक्सपायरी होने के बाद भी वो उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि वंस डिलीवरी इज डन कंफर्म सेल उनको लगता है तब भी उसको रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, उसमें बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सी है। ओके, देन ले अवे सेल। ले अवे सेल मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, गुड्स आर डिलीवर्ड ओनली व्हेन द बायर मेक्स फाइनल पेमेंट। तो सुना है आपने ले अवे सेल, माने पहले बायर पूरा पैसा दे उसके बाद ही गुड्स जाएगा। तो ऐसे केस में जैसे ही बायर का पैसा आ गया हम उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई लोग आजकल इंटीरियर डिजाइनिंग के अंदर मॉड्यूलर किचन, मॉड्यूलर फर्नीचर वगैरह होता है, उसमें कई रूल होते हैं कि हम लोग आपको पूरा पैसा दे दोगे उसके बाद ही आपका माल डिलीवर करेंगे। तो वो क्या कर रहे हैं, जैसे ही पैसा पहुंच गया दे कैन रिकॉग्नाइज द सेल। बट जो अच्छे सेलर हैं वो चाहते हैं कस्टमर सेटिस्फाई भी होना चाहिए, तो वो रिकॉर्ड करते हैं जब वो डिलीवर हो जाए, और डिलीवर होने के बाद में वो गुड्स सामने वाले के पास पहुंच जाए तब उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। बट ले अवे सेल का मतलब होता है डिलीवरी ऑन, पहले कैश होगा उसके बाद में डिलीवरी की जाएगी। ठीक है, उसके लिए क्या लिखा है, we should recognize, we should record sale when goods are delivered, but in most cases revenue may be recognized sorry, when amount is received, subject to the fact that goods are in hand ready for the delivery। मीन्स आपको हाथ में पैसा तो आ गया है, लेकिन वो जो
माल है वो भी रेडी कर रखा है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि माल रेडी नहीं किया पैसा अपने पास लेके घूम रहे हो, फिर वो फ्रॉड हो जाता है। ओके, फिर स्पेशल ऑर्डर सेल सुना है आपने, जैसे अपन ऑर्डर में कोई चीज बनवाते हैं तो ऐसे केस में वो रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए व्हेन गुड्स आर रेडी, बट इंडिया बोलता है नहीं, उसको डिलीवर्ड भी हो जाना चाहिए तब उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि स्पेशल ऑर्डर का नॉर्मली गुड्स जब उनके रेडी हो गया तो रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए, लेकिन फिर भी स्पेशल ऑर्डर का कंफर्मेशन तो आ जाए सामने वाले के लिए, जैसा बोला था वैसा गुड्स बनाए कि नहीं बनाए, नहीं तो पता चला उसमें कुछ गड़बड़ कर दिया, सामने वाला रिजेक्शन कर दिया, तो उसने जैसा बोला वैसा बनना भी चाहिए ना। तो स्पेशल ऑर्डर का मतलब हमने कोई स्पेशल ऑर्डर दिया है, उसके अकॉर्डिंग गुड्स बनाया है, तो जो बनाने वाला गुड्स है वो जैसे ऑर्डर रेडी हो जाएगा रिकॉग्नाइज कर सकता है, बट स्टिल डिलीवरी हो जानी चाहिए। तो उन्होंने मेंशन किया है शुड बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन गुड्स आर रेडी फॉर डिलीवरी एंड डिलीवर्ड। ओके फाइन, देन सेल एंड repudiation agreement, it means sell agree to required the same goods at a later date, means ये है फ्रेंड्स सेल एंड रीपर्चेज एग्रीमेंट। सुना है आपने सेल एंड रीपर्चेज एग्रीमेंट? माने आज आप सेल करोगे, 5 साल बाद आपका जो बायर है सेलर है वो बोलता है कि मैं आपसे बाय कर लूंगा इस पर्टिकुलर प्राइस पे। ऐसा भी हो सकता है फ्रेंड्स, बिल्कुल हो सकता है। जैसे कई बार ऐसे होते हैं, एक्चुअली में प्रैक्टिकल लाइफ में होता है कि नहीं, लेकिन कई गाड़ियां ऐसी होती हैं कि वो लोग हैं बोलते हैं कि आप गाड़ी खरीद लीजिए हमसे, 5 साल बाद हमको 50% भाव में बेच देना वापस। ऐसे लोग भी हैं। तो वैसे केस में क्या हुआ कि हमने परचेज किया है कि सेल किया है, तो ऑन डेट ऑफ सेल ऐसा मानेंगे रेवेन्यू हो गया है। अब जब वो परचेज करेंगे हम दोबारा उस बंदे से, तो बंदे के लिए रेवेन्यू होने वाला है, तुम्हारे लिए नहीं होने वाला है। तो वो क्या बोलते हैं ऐसे केस में, आप उसको रिकॉग्नाइज सेल को सेल के टाइम पे करिए, और जब परचेज करेंगे तो जो सेलर है, क्योंकि उस टाइम पे सेलर उल्टा हो जाएगा, वो रिकॉग्नाइज करेगा। बराबर। लेट्स सी क्या लिखा है। इन दिस केस वी शुड रिकॉग्नाइज सेल इफ रिस्क रिवर्ट आर ट्रांसफर, मतलब रिस्क रिवर्ट ट्रांसफर हो जाने चाहिए भाई, तेरी मर्जी, मतलब ले लेगा कंपलसरी नहीं है, तो चाहे तो 5 साल बाद गाड़ी वापस करके आ सकता है, तेरे को ज्यादा चलाने की इच्छा तो ज्यादा चला, हमको क्या दिक्कत है। तो रिस्क रिवर्ट शुड बी ट्रांसफर, देन वी शुड रिकॉग्नाइज सेल इमीडिएटली। बराबर। बट आर नॉट ट्रांसफर देन इट्स रिकॉग्नाइज एज अ फाइनेंशियल एग्रीमेंट और प्रोडक्शन, मीन्स जैसा अपन को बोला है उसने कि इतना इतना टाइम पे रिस्क ट्रांसफर होगी, तो उसको अपन डिफर्ड कर देंगे उस टाइम के हिसाब से। लेकिन अगर रिस्क रिवर्ट इमीडिएटली ट्रांसफर हो चुकी है, जैसे हमने बोला आप गाड़ी खरीदो हमसे, हम आपको बोलते हैं कि 5 साल बाद आप गाड़ी हमसे वापस कर देना, तो उस केस में रिस्क तो तुम्हारी है। अब आपने 5 साल से पहले गाड़ी खाई में गिरा दी और खत्म कर दी, तो क्या हम वापस करेंगे आपको? अरे गाड़ी लेके आएगा जब भी वापस करेंगे आपका पैसा, या जब भी आपसे रीपरचेज करेंगे, तो रिस्क तो आपको ट्रांसफर हो चुकी है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, वी शुड रिकॉग्नाइज इमीडिएटली अगर रिस्क ट्रांसफर हो गई है, एंड अगर रिस्क ट्रांसफर नहीं हुई है देन फाइनेंशियल एग्रीमेंट के हिसाब से हमको मानना चाहिए, कैसे उसने बोला है उसके हिसाब से उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए, नॉट सेल, सेल नहीं मानना चाहिए। आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या हुआ? तो फ्रेंड्स कई ऐसी सिचुएशन हो जाती है, जैसे आपने इंडिया 17 में देखा होगा लीज एंड लीज बैक एग्रीमेंट। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमको पैसे की जरूरत भी है और हमको से हमारा घर है वो भी चाहिए, तो हमने किसी से बोला एक काम कर भैया तू मेरा घर मेरे से खरीद ले, बोला ठीक है। तो सपोज उसने बोला 1 CR का घर है मेरा, 1 CR का खरीद ले, 1 CR का उसने उसको पैसा दिया, उसने रजिस्ट्री करवा ली, काम खत्म। अब सपोज 5 साल बाद बोला कि भाई तू मेरा घर मेरे को ही बेच दे। आप लोग सर 5 साल तक कौन यूज कर रहा था उसको, हो सकता है लेसी यूज कर रहा था, हो सकता है लेसर यूज कर रहा हो, वो रेंट दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप 5 साल बाद वापस खरीदा तो वापस हमने उसी भाव से खरीदा जो भाव में आज का भाव चल रहा है, प्लस वापस से रजिस्ट्री करवाई, रजिस्ट्री का जो एक्सपेंस होता है, रजिस्ट्रेशन वगैरह जो करवाना पड़ता है वो सब करवाया। तो इट्स अ प्योर सेल परचेज, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सपोज आपने ऐसा किया कि तुम इसे मेरा घर खरीद लेना, मेरे को 1 करोड़ रुपए दे दे, सामने वाले ने दे दिए। अब
अब वो 1 साल बाद बोलता है तो एक काम कर, मेरा घर तूने मेरे से खरीदा था, अब मेरे को मेरा घर वापस कर दे, 1 करोड़ दू तेरे, वापस ले ले। ना तो कोई रजिस्ट्रेशन करवाया ना कुछ किया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इनडायरेक्टली उसने क्या किया है, ये हैड गिवन दैट 1 करोड़ ऑन इंटरेस्ट। मे भी हो सकता है उसके बाद उसने उसका घर यूज किया हो, या हो सकता है उसको इंटरेस्ट पे किया हो, लेकिन सेल परचेज नहीं हुआ है क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर ही नहीं किए। अगर रिस्क रिवॉर्ड ऑफ ओनरशिप आर नॉट ट्रांसफर देन इट इज नॉट सेल। वो खाली एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, आपको उधार पैसे देने का ट्रांजैक्शन है। ओके सो फ्रेंड्स, ये जो सिस्टम है इसमें अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर हो चुका है तो इमीडिएटली सेल रिकॉर्ड कर लीजिए, लेकिन नहीं हुआ है रिस्क ट्रांसफर तो फिर आपने उसको लोन दिया है, वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, उसका ट्रीटमेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के हिसाब से किया जाएगा। उसके लिए इंडिया 109 भी बनाया हुआ है सेपरेट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ओके, एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं फ्रेंड्स। सेल एंड रीपर्चेज एग्रीमेंट अगर ऐसा कुछ है तो उसमें अगर आपके रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर हो चुके हैं, 100% पक्का सेल हो चुका है तो उसको आप इमीडिएटली रिकॉर्ड कर सकते हो। लेकिन रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं हुए हैं तो आपको रिकॉग्नाइज इमीडिएटली नहीं करना है। वो आपको ऐसा मानना है कि फाइनेंशियल एग्रीमेंट किया गया है जहां पे आपने पैसा दिया है इंटरेस्ट पे, और मे बी जो भी आप उसका इंटरनल ट्रांजैक्शन आपने करके रखा है, तो उसको सेल नहीं माना जाएगा। ओके फाइन। नेक्स्ट फ्रेंड्स, सब्सक्रिप्शन टू सिमिलर आइटम मीन्स वी हैड एक्सचेंज फॉर द सिमिलर आइटम। हो सकता है नहीं, दिस इज द सब्सक्रिप्शन ऑफ पब्लिकेशन एंड सिमिलर आइटम। ओके, तो सब्सक्रिप्शन टू पब्लिकेशन, पब्लिकेशन मीन्स जानते हो, जैसे हम लोग न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन करवाते हैं या हमने हमारी मैगजीन पब्लिक करवाई है, तो पब्लिकेशन में फ्रेंड जितना पब्लिकेशन हो चुका है उतना हमको उस साल रिकॉग्नाइज करना चाहिए। सपोज हमने बोला कि हमको 5 साल तक पब्लिकेशन करवाना है, हमारा हर महीने हमारी 100 बुक प्रिंट करवानी है, या हर साल हमको हमारी 100 बुक प्रिंट करवानी है और 5 साल तक करवानी है, और पैसा हमने अभी दे दिया, तो 5 साल तक होंगी 100 बुक, तो हमको रिकॉग्नाइज करने के लिए वो 5 में डिफर्ड कर देना चाहिए, क्योंकि हमारा फर्स्ट ईयर का तो खाली फर्स्ट ईयर की बुक बन पाएंगी ना। हाँ, ऐसा है कि फर्स्ट ईयर में 200 है, नेक्स्ट ईयर में फिर 500 में जो बची हुई यूनिट आएंगी तो पहले में हम 200 के बेस में कर देंगे, यानी कि प्रोपोर्शनल ज्यादा ले लेंगे फर्स्ट ईयर में, नेक्स्ट ईयर में कम लेंगे, बराबर। तो ऐसा सोचना है। सो अगर पब्लिकेशन के लिए है, हाँ, और अगर पब्लिकेशन ऐसा है कि हमने सपोज कोई ऐड देना है, अब ऐड हमने दे दिया तो ऐड का बेनिफिट भले 10 साल तक मिलता रहे, लेकिन ऐड दे दिया आज तो हमारा रिकॉग्नाइज आज ही कर लेना चाहिए। वो सामने वाले के लिए बेनिफिट मिलेगा, मिलता रहे, लेकिन उसने अगर ऐसा किया है कि हमको हर 5 साल तक हर दिन या हर महीने एक एक ऐड देना है तो 5 साल में डिफर्ड कर देना चाहिए, बराबर कि नहीं फ्रेंड्स। ओके, सो व्हाट दे हैव रिटन, व्हेन पब्लिकेशन इज डन and if it is for long period then deferred on proportionate basis, publication should be actually done। पब्लिकेशन एक्चुअल में हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए खाली बोल दिया हो जाएगा, नहीं, एक्चुअल में पब्लिकेशन हो जाना चाहिए, ठीक है। लास्ट फ्रेंड्स, इंस्टॉलमेंट सेल। इंस्टॉलमेंट सेल जानते हो, स्टेप स्टेप पाइप भी देते हैं कि स्मॉल स्मॉल पार्ट में देते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे केस में वो क्या बोलते हैं कि जो इंस्टॉलमेंट का पार्ट है, जैसे एग्जांपल के लिए हमने कार ली, अब कार की कॉस्ट है 5 लाख रुपया, लेकिन हमने उसको लिया फाइनेंस पे, तो फाइनेंस में 6 लाख भरने पड़ रहे हैं, तो अभी 1 लाख एक्स्ट्रा भरना पड़ रहा है, वो है हमारा इंटरेस्ट का, क्योंकि हमको लॉन्ग पीरियड में पैसा वापस करना है। तो वो बोलते हैं कि 5 लाख जो कैश प्राइस है, कैश प्राइस मतलब अगर आज हम इतने में खरीदें तो इतने में मिल जाएगा, उसको हमको इमीडिएटली रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, और बचा हुआ जो 1 लाख है उसको कब रिकॉर्ड करना चाहिए, उसको करना चाहिए ड्यूरिंग द ईयर, जितने टाइम में हमको लोन रीपेमेंट करना है। ओके, सो फ्रेंड्स
जो इंस्टॉलमेंट सेल है उसके जो कैश प्राइस है, जिसके लिए हम बोले कि आज अगर हम इतने में इमीडिएटली पैसा दे देते तो इतना मिल जाता, वो हम इमीडिएटली रिकॉर्ड कर सकते हैं। और बची हुई इंटरेस्ट को हमको स्मॉल स्मॉल पार्ट में जब वो ड्यू होता जा रहा है अक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। ओके, सो देखो उन्होंने क्या लिखा है। रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज इमीडिएटली excluding interest will be recognized whenever it due. Okay, so this is called revenue from sale of goods. Okay friends, understood all sale। ये सारे के सारे मैंने यहाँ पे नोट में लिख के भी रखे हैं, तो आप कभी भी इसको रीड भी कर सकते हो पॉज करके। ओके, नाउ नेक्स्ट, रेवेन्यू फ्रॉम रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज तो फ्रेंड्स आप अच्छे से जानते हो, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, सर्विस ही देते हैं। सो कब रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए, तो इसके दो सिस्टम हैं, एक सर्विस कंप्लीशन बेस, एक परसेंटेज कंप्लीशन बेस। नॉर्मली केस में हमको परसेंटेज कंप्लीशन बेस पे करना चाहिए फ्रेंड्स, जब तक स्पेसिफिक मेंशन ना हो कि कंप्लीशन बेस पे करना है, तब तक किस बेस पे करना चाहिए, तब तक हमको करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज कंप्लीशन बेसिस। ओके, सो फ्रेंड्स उसके लिए क्या पता होना चाहिए, तो मैंने आपको कंडीशन पहले ही बताई थी। अमाउंट मेजरेबल होना चाहिए, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होना चाहिए, उसके लिए कुछ कॉस्ट इनकर्ड होनी चाहिए, बराबर, तो उसको रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। सो लेट्स सी उन्होंने क्या लिखा है। बाकी इतनी ज्यादा कंडीशन नहीं है इसमें, जैसे अभी हमारी सेल में थी, सेल में बहुत सारी कंडीशन थी, इन सब के ऊपर एक एक सम भी दिया हुआ है। हम सारे सम करने वाले हैं फ्रेंड्स, थोड़ा बड़ा है कोई बात नहीं है, लेकिन सारे सम करेंगे, ठीक है। When outcome of transaction involving rendering of services can be estimated reliably, revenue associated with the transaction should be recognized by stage of completion. For that, following condition should be satisfied. क्या क्या condition है? Amount of revenue can be measured reliably, obvious. It is probable that the economic benefit associated with the transaction will be for the entity, right? Stage of computation of the transaction at the end of the reporting period can be measured reliably. And last friends, cost incurred for the transaction and the cost to be complete the transaction can be measured रिलायबली। ये अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, इनडायरेक्टली फ्रेंड्स वो चारों कंडीशन हैं जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस की थी कि रिलायबल मेजरमेंट किया जाना चाहिए इनफ्लो का, और जो बेसिक कंडीशन है प्रोबेबल इनफ्लो होना चाहिए, उसका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होना चाहिए, बराबर। अगर वो कंडीशन फिलफिल हो जाती हैं तो हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो ये ऑब्वियस बात है फ्रेंड्स, क्वेश्चन देख के आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई फिलफिल हो रही है कंडीशन। ओके फाइन। ऐसे फ्रेंड्स यूज ऑफ एसेट्स ऑफ यील्डिंग इंटरेस्ट, रॉयल्टी, डिविडेंड एक्सेट्रा। तो अभी हमारे ऐसे एसेट्स जो अपन को कमा के दे रहे हैं, जैसे एफडी बना दिया तो एफडी में इंटरेस्ट मिलता जा रहा है, कोई ऐसा काम कर दिया जहां से रॉयल्टी आ रही है, तो ऐसे केस में वो बोलते हैं इसको रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए अक्रूअल बेसिस पर। माने जितना हमारा इंटरेस्ट ड्यू हो चुका है उतना हमको रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए, ठीक है। ओके लेट्स सी। इट्स डील इनकम विच वी अर्न फ्रॉम द utilization of entity resources like let out of property, landing of investment, etc. It should be recognized when it due accrual basis. Okay, then friends note लगाया है, note revenue should be measured at gross basis. ये मैंने आपको बोला था बीच में, आपको याद होगा, that is total amount accrued. If some amount is deducted as TDS or deposit etc., it should be recognized part of income, so we add back all such item so that we get the gross income. Okay friends, so this is what, this is the basic concept, 80% concept जो हर एक में कॉमन होने वाला है
वो है, एंड जो डिटेल हो सकती है सारी सिचुएशन की हमने लिख ली है। अभी फ्रेंड्स इन सब चीजों का प्रैक्टिकल यूज करते हैं कि किस टाइप से प्रैक्टिकल में काम आएगा, बराबर, क्योंकि इन सब चीजों का जब हम प्रैक्टिकल सम करेंगे तो आपको बराबर से क्लिक होगा अभी, क्योंकि हर एक के ऊपर उन्होंने क्वेश्चन दिया, मैंने आपको बताया ना 20+ क्वेश्चन दिए। तो फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एक दो क्वेश्चन के आंसर भी लिखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है 3 स्टेप्स में आंसर लिखने का तरीका, याद है ना? वेरी गुड। क्या स्टेप्स थी, टेल मी? यस, सबसे पहले नेम एंड नंबर of Ind AS and rule related to the present problem. Perfect. Second steps, explain the question. Very good. And third, conclusion. That is, whatever you feel कि आपका डिसीजन क्या होना चाहिए वो आप कंक्लूजन दीजिए एज पर द रूल. If you are 101% sure, then give the straightforward answer. Otherwise, give diplomatic answer. Okay. So let's do question which is given. We start with illustration. Number नहीं दिया है. What they had mentioned, the company paid dividend to its shareholder. The shareholder received the dividend net of tax deducted source on dividend. Okay, dividend distribution tax ऐसा कुछ होगा. Is it appropriate for